अथा तो रसभेदी अध्याय व्याख्यास्यामः इतिहासमः आत्रेय आदयो महर्षयः। इसके बाद रसभेदी अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10वां अध्याय। सबसे पहला श्लोक जो लिखा हुआ है इन्होंने, क्ष्माम्भो अग्नि क्ष्मा अम्बु तेजः ख वायु अग्नि अनिल गो अनिलैः द्वयोर्बणैः क्रमात् भूतैः मधुरादि रसोद्भवः। ये पढ़ने का तरीका। रसों का 5 भौतिक तत्व। रस जो है, रस कितने हैं? 6 हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसा इन्होंने सीरीज में बताया हुआ है। इनके अपने 5 भौतिक संगठन है। 5 भौतिक संगठन का अर्थ होता है 5 महाभूतों से किस तरीके से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मधुर रस जो बताया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, श्लोक का पहले मीनिंग देख लीजिए। 2-2 महाभूतों के अधिक से मधुरादि रसों की उत्पत्ति होती है। मतलब 2-2 महाभूत, एक-एक रस में 2-2 महाभूत, ये कंफर्म है। ठीक है, जैसे पृथ्वी और जल के अधिक से मधुर रस बना, अग्नि और पृथ्वी के अधिक से अम्ल रस बनेगा, जल और अग्नि के अधिक से लवण रस बनेगा, आकाश और वायु के अधिक से तिक्त रस बनेगा, अग्नि और वायु के अधिक से कटु रस बनेगा, पृथ्वी और वायु के अधिक से कषाय रस बनेगा। ठीक है, अब इसके जो महाभूत के संगठन है, ये तो सबसे पहली बात तो ये एग्जाम बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और हैदराबाद 1990 में पूछा गया हुआ था कि लवण रस का 5 भौतिक संगठन क्या है। तो लवण रस का 5 भौतिक संगठन क्या है? अग्नि और जल। तिक्त रस का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तिक्त रस सबसे हल्का रस होता है। तिक्त रस, अभी एग्जाम्पल आगे आएंगे, इसके स्कंध में बताए जाएंगे। तिक्त रस का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और वायु और आकाश महाभूत दोनों इसमें निहित रहते हैं। ठीक है, और जामनगर 2003, पहले क्या होता था कि पीजी के जो एग्जाम्स होते हैं सब अलग अलग होते थे, सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज कराती थी। तो उसमें क्या रहता था कि जामनगर का अलग एग्जाम, हैदराबाद का अलग एग्जाम, बीएचयू का अलग एग्जाम, इस तरीके से। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना भी हुआ है। हैदराबाद एग्जाम में भी 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी 1991 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तिक्त रस का महाभूत का संगठन, या फिर कभी ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पूछ लेते हैं कि वायु और आकाश किस महाभूत में, किस रस में रहते हैं। इस तरीके से भी ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि तिक्त रस में कौन सा महाभूत नहीं है। ठीक है, तो या फिर ये वायु और आकाश बता देते हैं, दोनों नहीं है या फिर दोनों है, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कषाय रस के बारे में भी ज्यादा पूछा जाता है। वायु और पृथ्वी दोनों एक साथ में रहते हैं, वात और पृथ्वी। त्रिवेंद्रम में भी पूछा, त्रिवेंद्रम का जो पीजी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये 1990, 92 और 2000 में, बीएचयू 2000 में भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मतलब ये मेन कुल मिला के रसों का जो महाभूत का संगठन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। एग्जाम बेसिस से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन से आते हैं। और दूसरी चीज, जो आप पीजी सीईटी देने वाले हैं उसके लिए भी, और जो यूपीएससी या यूपीपीएससी या स्टेट वाइज जो पीएससी के एग्जाम निकलते हैं उसमें भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे, कैसे पता चला कि ये मधुर रस है। लक्षण जिसको कह सकते हैं, मधुर रस अगर जिह्वा पे है, मतलब जैसे किसी बच्चे को आपको समझाना है कि ये मधुर रस है, तो कैसे आप उसको बताएंगे? तो क्या क्या लक्षण दिखाई देता है उससे? पहली बार अगर कोई मधुर रस अगर या अनुभव कर रहा हो, या आंख बंद करके कोई चीज मुंह में डाली गई, तो क्या क्या लक्षण मुंह में आने चाहिए जिससे ये लगेगा कि हाँ ये मधुर रस है। ठीक है, तो जो रस मुख का लेपन कर देगा, मुख का लेपन मतलब मुंह में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ये। ठीक है, उसका आस्वादन होते ही देह में अधिष्ठाता मन और इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। मीठा सबको पसंद रहता है, एक्सेप्शनल केस इज ऑलवेज देयर। कुछ कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं, मुझे तो खट्टा खा के बहुत अच्छा लगता है। बट ये मधुर रस का अपना एक स्वभाव है कि मन और इंद्रियां दोनों ही प्रफुल्लित हो जाती हैं, दोनों ही आनंद में रहती हैं मधुर रस खाने से। पिपीलिका को बहुत प्रिय रहता है। पिपीलिका मतलब चींटी, इसीलिए जो है चींटियों से इसको बचा के रखा जाता है। और जब यूरिन वगैरह में भी देखिए कभी प्रमेह में आते हैं तो सबसे पहला सिम्टम क्या बताते हैं? हमारे यूरिन में चींटी लगती हुई दिखी थी। ठीक है, मतलब वो मधुर रस उसमें आ गया हुआ है। ठीक, अब आते हैं अम्ल रस पे। श्लोक नंबर 2 में देखिए, अम्लम क्षालयेत मुखम हर्षणो रोमदंतानाम अक्षिभ्रू निकोचना। सबसे अच्छा, आप खट्टा कभी खा के देखिए तो उसमें खट्टा नाम से ही ऐसे
मतलब एक अक्षी भ्रू दोनों निकोचना मतलब क्या बताया हुआ है, संकुचित हो जाता है अपने आप। नाम लेते ही मुंह पे रखते ही तो अपने आप ऐसे से, छोटे बच्चे को कभी नींबू या चटा के देखिए, उनका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज प्रॉपर पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ अम्लरस कि जिह्वा पे गया हुआ है। अम्लम शालयेत मुखम, शालयेत मतलब क्षालन करता है, धोने वाला कार्य करता है, धावन कार्य करता है। अम्ल रस जैसे सोच भी लिया, लाइक कि इमली खा रहे हैं या आंवला खा रहे हैं तो अपने आप मुंह में सलाइवेशन तुरंत आ जाता है। कोई भी खट्टी चीज का मन में नाम आते ही और जीवा पे रखने पे तो अपने आप शालयित हो जाता है। ठीक है, इसके सेवन से हर्षणों, रोम दंता नाम, हर्षण होता है रोम में और दंत में, दंत भी सिहलन सी होती है उसमें, और रोम मतलब आपके रोम रोम में ऐसे कांटे जैसे उठते हैं। ठीक है, कि अम्ल रस की बात हो गई या अम्ल रस खा लिया हमने, ये एक क्लियर कैरेक्टर है अम्ल रस का। ठीक, ये भी रस का अपना कैरेक्टर है। अब ये लक्षण क्या बॉडी में दिखाई गया इसके अलग से बताए गए हुए हैं, और क्योंकि रस भेदीय अध्याय है तो रस के भेद करने के बाद में प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें अलग अलग जाके बॉडी में क्या एक्शन करती हैं और किसका कितना अमाउंट में उपयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, लवण रस में लवणः स्यंदति, आस्यम कपोल गलदाह कृत। सबसे पहले स्यंदन का कार्य करता है ये। ठीक है, लवणः स्यंदति, लवण रस के सेवन से मुख में लाला स्राव होने लगता है। कभी भी आप नमक ऐसे ही खुले में छोड़ के देखिए, उसमें पानी ऐसे छूटने लगता है ना, सारे नमक में नहीं, लेकिन जो सामुद्रिक लवण होगा उसमें पसीजने वाला जो एक जैसे पसीना जैसा होता है उस तरीके सा एक कैरेक्टर होता है, या किसी कपड़े में नमक लगा हो तो अपने आप वो ऐसे चिट चिट करने लगता है। ठीक है, लाला स्राव होगा। ठीक, कपोल तथा कंठ, कपोल मतलब हम्म, कपोल मतलब ये फोरहेड पे और गले पे, सॉरी, कपोल मतलब पूरा ये पैलेट जो रीजन है ऊपर ये। ठीक है, और ऊपर का पैलेट वाला रीजन। ठीक, और कंठ मतलब गला, इन सब जगहों पे दाह होता है। कपोल का अर्थ पूरा पैलेट रीजन और नीचे पूरा जो मुख का है, कहीं कहीं कपोल को मुख भी पूरा कहा गया हुआ है। ठीक है, अब लवण रस मुख में डाले हैं, यहाँ पे थोड़ी आएगा, इसको कपोल मत समझ लेना अभी। ठीक है, मतलब शब्द का किस जगह पे क्या उपयोग है यह भी देखना है, इसे तंत्र युक्ति कहते हैं ना, कि शास्त्र को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब जैसे सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है, सैंधव मतलब नमक भी होता है। अगर हम कहेंगे कि सैंधव खाना चाहिए तो अब घोड़ा खाने की बात नहीं हुई, वहां पे नमक खाने की बात हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शब्दों का कौन से वाक्य में कौन सा अर्थ फिट हो रहा है ये भी जानना तो जरूरी है। तो कपोल में और कंठ में दाह होता है लवण रस के खाने से। अब कहेंगे लो रोज लवण रस खाते थे तो नहीं हुआ, हमें दाह कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन होता है कब, जब वो एक्सेस अमाउंट में, आपको केवल लवण रस खा के देखिए, यहाँ पे केवल केवल रसों की बात हो रही है। जब मधुर रस की बात हो रही है तो केवल मधुर रस की बात हो रही है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा रस उसमें मिक्स नहीं है। अगर वो अम्ल रस की बात हो रही है तो केवल अम्ल रस की बात हो रही है। अब लवण रस की बात हो रही है तो केवल लवण रस, आप केवल लवण रस खा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि कपोल में और कंठ में दाह किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मुंह में लाला स्राव कैसे होगा। तिक्तो, तिक्त रस के बारे में कह रहे हैं, तिक्तो विशद्यत्यास्यम रसन प्रतिहंति च। तिक्त रस के एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, सबसे हल्का रस है, वायु और आकाश दो ही ऐसे महाभूत है जो सबसे हल्के हैं और दोनों ही इसमें है। ठीक है, इसलिए हल्का है ये। इसके सेवन से मुख में विशदता आती है। विशद मतलब क्या लक्षण बताए हुए, बताए जरा बताना, व्हाट इज विशद। पिच्छिल का अपोजिट है, गुणवादी गुण में बताया ना, पिच्छिल पिच्छिल गुण बताया है और उसका अपोजिट क्या है, विशद। विशद मतलब क्लियरेंस, जो लेपन है, पिच्छिलता जो चिपचिपापन है उसको हटाने का कार्य तिक्त रस करेगा। समझ में आया, विशद मतलब क्लियरेंस, आर पार दिखने लगता है, इतना ज्यादा क्लियरेंस आ जाती है, मतलब सारे के सारे आवरण हट जाना। श्रोतो मुख विशोधन का कार्य जो है वो तिक्त रस सबसे पहले करता है। इसीलिए जब जो है कोई भी पंचकर्मा करते हैं तो उसमें तिक्त रस सिद्ध घृत सबसे प्रेफरेंस में रखा जाता है। कुछ ना समझ में आए कौन सा घी देना है तो वही वाला दे दो। ठीक है। और कुछ समय के लिए जिह्वा के रस का ज्ञान की शक्ति का नाश हो जाता है। ऑब्वियसली जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी अचानक से जब ज्ञान की प्राप्ति होती, क्लास का छोड़ ही दो, अचानक से जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो भी लोग दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगता है, ये क्या हो गया, मतलब एक
ब्लैंक सा हो जाता है। आप मेडिटेशन करके उठने के बाद में भी आप अगर प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो वहां पे ब्लैंक हुआ रहता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि ज्ञान मतलब पूरा जो आवरण था ज्ञान के ऊपर वो हटा। हटने के बाद में एक शून्यता आती है, उसके बाद धीरे 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 फिर प्रॉपर में आती है। उसी तरीके से जब जीवा और मुख का लेपन जो हुआ था वो जब हट जाता है, क्लियरेंस आती है, मतलब विशुद्ध गुण जब आएगा जीवा पे या मुख में, तब थोड़ी देर के लिए संज्ञा नाश, रस ज्ञान का नाश हो गया रहता है। उसके बाद धीरे 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 सारे रसों का ज्ञान स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बता रहे कटु रस के बारे में। उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुर्वन् चिमां कटुः श्रावयति अक्षिनासास्यं कपोलम दहतीव च। कटु रस मतलब मिर्ची। मिर्ची खा के देख लो, जो जो लक्षण बताए गए हुए हैं, जो जो आपको समझ में आ रहे, सारे लक्षण दिखते हैं कटु रस खाने के बाद में। सबसे पहला बता रहे हैं जिह्वाग्र उद्विग्न। जिह्वा अग्र जो टंग की टिप है उसमें उद्विग्नता आती है, मतलब वो उद्विग्नता क्या होती है, एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो। तो जीवा अगर कटु रस खाई तो पूरा जीवा मुंह में कभी फील करके देखिएगा, नाच डालती है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या होगा। ये कंटिन्यूअस रहता है, मतलब जीवा एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। जीवा के अग्रभाग में उद्विग्नता रहती है। अग्रभाग क्यों बताया हुआ है? क्योंकि वही फ्री है, बाकी तो पीछे जुड़ी हुई है। तो जीवा का अग्रभाग उद्विग्न हो जाता है, जीवा में चिमचिमाहट होने लगती है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन। आप बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते। आपको कोई गुदगुदी लगा रहा हो या आप पे कोई प्रिकिंग ऐसे से कर रहा हो तो चिमचिमाहट होती है, टिंगलिंग, आप शांत नहीं बैठेंगे, या तो आप रिफ्लेक्स में देंगे या तो उठ के भाग जाएंगे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जिह्वा के साथ में हो रहा है। अक्षी नासा मुख स्राव, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। कड़वा खा के देख लो, नासा नाक से पानी तुरंत निकल। कपोल, सॉरी, ये जिह्वा में चिमचिमाहट बता दिया था हमने, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होती है। अक्षी मतलब आंख, नाक और मुख, इसमें से स्राव होने लगता है। ठीक है, स्राव मतलब बहने लगेंगे, और मतलब नाक से, आंख से और मुख से पानी आने लगता है जब जिह्वा कटु रस के संपर्क में आती है तब। एक और सिम्टम बताया गया है, कपोल प्रदेश में दाह होता है। वो और एक रस में बताया गया, कौन से? लवण रस में। लवण रस का जब सेवन करते हैं तो भी कपोल में दाह होता है, और यहाँ भी बताया गया हुआ, ऑब्वियसली कटु रस जब यूज करेंगे तो कपोल में दाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कषाय। कषायो जाड्येत, जड़येत, कषायो जड़येत जिह्वा कंठ श्रोतो विबंध कृत। कषाय रस मतलब कि जामुन, आप सोच के देखिए कि जामुन जब खाते हैं तो कैसे लगता है, जम्बू फल जो कहा गया हुआ है। सबसे पहला इन्होंने लक्षण बताया हुआ, कषाय रस जाते ही जीवा में जड़ता आएगी। जड़ता मतलब जीवा बंधने लगती है, थोड़ा सा रुक रुक के चलेगी। और दूसरी चीज उन्होंने बताया हुआ है कि कंठ स्रोतस, और कंठ के स्रोतस और कंठ व अन्य स्रोतस जो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा अगर जामुन खा लीजिए तो थोड़ी देर बाद बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कषाय रस का पिक्यूलियर कैरेक्टर है। यहाँ तक श्लोक नंबर 6 के पहले लाइन तक रसानामिति रूपाणी कर्माणि मधुर रसा, मतलब कि इसके बाद मधुर रस के अलावा जितने भी रस हैं मधुर रस से के बाद में उनका कर्म कहा जाएगा, जो बॉडी में एक्शन करते हैं। इसके पहले मतलब 5वें नंबर के श्लोक तक इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक रस के लक्षण क्या होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में श्लोक नंबर 6 के सेकंड वाली लाइन से जब हम देखेंगे वो रहेगा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये शरीर के अंदर जाके क्या कार्य करेंगे, मतलब ये पोस्ट डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में न्यूट्रिएंट्स, एज ए न्यूट्रिएंट्स अगर गए बॉडी में तो क्या वर्क करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।